Hello everyone. Now today's topic is enthalpy of atomization. Now first of all we should be know that what is an atom, right? We know that elements are made up of atoms. Like hydrogen is an element, that hydrogen it is made up of further atoms, and that atoms are further divisible and they have subatomic particles like electron, proton and neutron and furthermore, right? And here we will read about enthalpy of atomization. Means when any of the substance it changes to atoms. अगर कोई भी सब्सटेंस जब वो एटम्स में चेंज होता है देन व्हाट इज द इंथैल्पी चेंज, तब जो इंथैल्पी चेंज हो रहा है हमारे पास दैट इज द इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, राइट? सो लाइक हियर वी हैव हाइड्रोजन, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन मोलिक्यूल है, हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन इज गैस, राइट? सो हियर वी हैव हाइड्रोजन मोलिक्यूल. सो नाउ we will apply some energy, we will give some energy, and then what will happen, जो hydrogen है देखो H2 it is present like this, hydrogen and hydrogen, and both these hydrogen have a bond between them, right? So hydrogen is present like this, right? Now enthalpy of atomization is that enthalpy change which is required, ठीक है, जो किस लिए यूज की जा रही है, टू ब्रेक दिस बॉन्ड, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए जो हमें इंथैल्पी चेंज चाहिए, दैट इंथैल्पी इज इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. क्योंकि जो हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है, जब उसका बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा देन इट्स बॉन्ड विल ब्रेक एंड वी विल गेट टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. हियर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट एंड राइट, सो देन इट चेंजेस टू हाइड्रोजन एटम्स. So enthalpy change in breaking one mole of the bonds, ठीक है ना, वन मोल bonds को तोड़ने के लिए हमें जो enthalpy change चाहिए, right? And then that when one mole of bond of that particular substance is broken down and it changes into atoms in the gaseous state, that enthalpy change is the enthalpy of atomization, right? Now here we have H2, हमारे पास O2, N2, मीन्स ये हमारे पास कौन से मोलिक्यूल्स है, दीज आर डाई एटॉमिक मोलिक्यूल्स, मीन्स जिनके पास दो एटम्स है. नाइट्रोजन मोलिक्यूल्स N2 इसके पास भी दो N है, ऑक्सीजन O2 इसके पास भी दो O है, हाइड्रोजन H2 इट ऑल्सो हैज टू H, मीन्स दीज आर द डायटोमिक मोलिक्यूल्स व्हिच हैव टू एटम्स. सो फॉर द डायटोमिक मोलिक्यूल्स दिस इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को हम बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी भी बोलते हैं. ओनली फॉर डायटोमिक मोलिक्यूल, सिर्फ डायटोमिक मोलिक्यूल्स के केस में ही हम बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को. ओके, फर्दर एग्जांपल इज CH4, हमारे पास यहाँ पर है मीथेन, राइट? सो इट विल बी ब्रोकन डाउन, मीथेन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू, तो हमारे पास क्या मिलेगा, हियर इट इज कार्बन, राइट? एंड देन कार्बन इज फर्दर बॉन्डेड टू 4 एटम्स. हमें पता है दैट कार्बन दिस मीथेन इट हैज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, तो इसके पास कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन है, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, ठीक है? तो जब मीथेन जो ब्रेक डाउन होगा देन इट विल गिव 1 कार्बन एंड 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, राइट? एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ इंथैल्पी, राइट? मींस जो हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होती हैं, लाइक अभी ये जो रिएक्शन हो रही है इसमें क्या है, दीज ऑल बॉन्ड्स आर गेटिंग ब्रोकन डाउन. यहाँ पे भी इस बॉन्ड को क्या किया था, ब्रेक डाउन किया था. So जो chemical reactions हो रही हैं, that chemical reactions it involve breaking of chemical bonds and making of new bonds, right? So some bonds are broken down and some new bonds are formed, right? So here if we have to break down a bond, अगर हमें किसी चीज़ को तोड़ना है, ठीक है ना, अगर if we want to break this pencil also, then I have to apply some energy, ठीक है ना, मुझे कुछ force apply करना पड़ेगा इसके ऊपर, only then it can be broken down. So in that way if we have to break any of the bond then energy is required to break that bond. तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, राइट? बट अगर उस बॉन्ड, अभी अगर हम रिवर्स में जाएंगे, ठीक है ना, बॉन्ड ब्रेक करना तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, हम उसको एनर्जी देंगे. बट अगर हमें बॉन्ड फॉर्म करना है देन व्हाट विल हैपन, एनर्जी इज रिलीज. सो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड एनर्जी इज रिलीज, बट ड्यूरिंग द ब्रेक डाउन ऑफ अ बॉन्ड एनर्जी इज रिक्वायर्ड, राइट? सो ये जो इंथैल्पी चेंजेस हो रहे हैं केमिकल
बोन्स की ब्रेकिंग हो रही है, उनकी न्यू मेकिंग हो रही है, राइट. सो दीज इंथैल्पी चेंजेस आर एक्सप्रेस्ड इन टू टर्म्स, and that two terms are, first one is bond dissociation enthalpy, then second term is mean or average bond enthalpy. ठीक है, तो देखो पहले व्हाट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है इट इज इन केस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स. डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के केसेस में जब मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं तब जो बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है और फिर हमें वो जो सब्सटेंस है एटम्स में चेंज हो जाता है. At that time, the enthalpy change is enthalpy of atomization and also known as bond dissociation enthalpy. Right? So, amount of energy required to break 1 mole of the bond of particular type between the atoms in gaseous state. जो atoms gaseous state में होते हैं, ठीक है. तो 1 mole of bond है पर्टिकुलर सब्सटेंस को, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड इट इज पर्टिकुलरली फॉर द डायटोमिक. ठीक है, कि उस केस में जो बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है उसी को हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोलते हैं. लाइक केस ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. इन केस ऑफ क्लोरीन, दिस इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. इन केस ऑफ ऑक्सीजन, द वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन इज दिस. These all are the diatomic, H2, Cl2, O2. These all are the diatomic molecules, and for these diatomic molecules, enthalpy of atomization is bond dissociation enthalpy. बट नाउ इफ वी टॉक ऑफ पोलियोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ये तो हो गया जिसमें 2 एटम्स थे, ठीक है. बट इफ देयर आर पोलियोटॉमिक मॉलिक्यूल्स मींस दैट मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव मोर देन 2 एटम्स, व्हाट विल हैपन इन दैट केस, राइट. फॉर एग्जांपल हियर वी हैव H2O, here are 2 atoms of hydrogen and 1 is oxygen, means there are total 3 atoms, right. So what will happen in these polyatomic molecules? So in polyatomic molecules which contain more than one bond of the same kind. देखो अभी H2O की example ली, this is the structure of, this is the shape of the water H2O, 1O 2H. So this here is also bond of OH, here is also bond between OH, means हमारे पास 2 bond है OH OH, सेम टाइप के 2 bonds है, राइट. सो इट कंटेन्स मोर देन 1 bond of same kind, मींस 2 bonds है दोनों ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में, right. But bond enthalpy of particular type is not same in different types of compounds. बट जो यहाँ पर फिर जो बॉन्ड इंथैल्पी आएगी पहले एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए फिर दूसरे को ब्रेक करने के लिए, वो हमारे पास इंथैल्पी चेंज क्या है, डिफरेंट है. लाइक सो हियर वी हैव 2 OH bonds. व्हेन H2O वाटर है हमारे पास गैसियस स्टेट में, इट विल ब्रेक डाउन एंड इट विल गिव 1H. पहले तो ये बॉन्ड टूट जाएगा एंड 1H विल गेट सेपरेटेड एंड वी विल गेट OH हियर, ठीक है ना. ये OH साथ में ही है अभी और ये H क्या हो गया, सेपरेट, एंड दिस इज द एंथैल्पी चेंज. देन व्हाट, अभी यहाँ पे हमारे पास here we got an atom of hydrogen. Now we have to separate this OH also. So for the, when dissociation or decomposition of this OH will take place, it will give H and O, and here the enthalpy change is 428.5 kilojoule. यहाँ पर जो enthalpy change था H2 में, यहाँ पर भी OH का ही bond break हुआ, बट यहाँ पर जो enthalpy change था that is 497.8, and here the enthalpy change is 428.5, right. Means we have broken the bonds between one molecule only, but there are 2 bonds and that 2 are of same kind. So now what will we do, like I had already told you, the second term of the enthalpy change is average bond enthalpy. तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, we will find the average of these 2 enthalpies. And how we find the average? To find the average, we will add these 2 enthalpies and divide them by 2. So bond enthalpy of water is 463.15 kilojoule per mole. So for that polyatomic molecules which contain more than 2 atoms, and if they have 2 or more than 2 bonds, and that if any one of them is same, any of the 2 of them is same, then the enthalpy change is calculated by finding the average, right. So average bond enthalpy, average of bond dissociation enthalpy required to dissociate particular type of bond, है ना. मीन्स अलग अलग bond dissociation enthalpies है, उनकी एवरेज जो हमें यहाँ पर उसकी वैल्यू आई, it is required to dissociate the particular type of bond. So that average of the bond dissociation enthalpy is known as bond enthalpy, ठीक है.
जब हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए इंथैल्पी चेंज है, दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, एंड एवरेज ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी गिव्स बॉन्ड इंथैल्पी. Okay, now numericals, right? Numericals is related to this enthalpy of atomization, and the last video also there we had done some of the enthalpy changes, so here the numericals related to that also. The numerical is that calculate delta FH naught, means this is enthalpy of F means formation, right? For chloride ion is Cl negative, means the Cl negative की formation की हमें जो enthalpy change है वो find करनी है from the following data, and here we are given two reactions. First one is that when half mole of hydrogen combines with half mole of chlorine and gives HCl, at that time the enthalpy of formation is 92.8 kilojoule per mole, right? And when this HCl combines with water, it forms hydronium ion, and then chloride ion is also formed along with, right? So here the enthalpy of dissociation, here HCl, there is a bond between this and that bond is broken down, so dissociation enthalpy is 75.2. Negative sign is used here, means this much energy is released, right? So, and we have to find the enthalpy of formation of chloride ion, right? So what we'll do for that, we will add these two equations. हमें ये जो दो equations दे रखी हैं हम इनको add कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पर HCl प्रोडक्ट साइड में है, यहाँ पर HCl रिएक्टेंट साइड पे है, तो ये दोनों क्या हो सकते हैं, कैंसिल आउट हो सकते हैं, क्योंकि HCl इधर राइट साइड में पॉजिटिव साइन, अगर हम उधर लेके आएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन. तो दिस पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव, ये पॉजिटिव साइन ये नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे. मैंने आपको पहले ही बताया दीज थर्मोकेमिकल रिएक्शंस हैं जो दे behave like the algebraic equations, means they can be added, they can be subtracted, multiplied, etc. Right? So what we are left with, half mole of H2, half mole of Cl2 plus water. रिएक्टेंट साइड वालों को हम रिएक्टेंट साइड पर ही लिखेंगे. आफ्टर एरो हमारे पास क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स को हम प्रोडक्ट्स वाली साइड ही लिखेंगे, और प्रोडक्ट्स वाली साइड हमारे पास सिर्फ हियर वी हैव हाइड्रोनियम आयन एंड Cl नेगेटिव, राइट? दिस इज हाइड्रोनियम आयन मींस एक्सेस ऑफ वाटर, and enthalpy change for hydronium ion is taken to be 0 only, ठीक है? So enthalpy change क्या होगा, enthalpy of products minus enthalpy of reactants. ये हमने पहले भी बताया कि जो enthalpy change हम फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, enthalpy of products minus enthalpy of reactants, ठीक है? So products are enthalpy of hydronium ion, enthalpy of chloride ion minus enthalpy of reactants, enthalpy of half mole of H2 is there and half mole of Cl2 is there. So half that is multiplied with enthalpies of H2 and Cl2. Right? I already told you जो enthalpy है hydronium ion की, that is considered to be 0, and even the enthalpies of these hydrogen and chlorine which are there in gaseous state, enthalpies of these are also 0. Right? So here we have this term to be 0, ये term भी 0 होगी, and this term is also 0. Right? एंड जो इस रिएक्शन में क्लोराइड फॉर्मेशन हो रही है, एंड हियर द एंथैल्पी चेंज इज -168.0, एंड हाउ वी गेट दिस, यहाँ पर हमने इन दोनों रिएक्शंस को एडअप किया था, तो हम यहाँ पर भी इन दोनों वैल्यूज को जो एंथैल्पीज की वैल्यू एडअप करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी. मीन्स इस पूरी रिएक्शन की जो टोटल एंथैल्पी चेंज है इट इज दिस वन -168. सो for delta H we'll write -168. Enthalpy change of hydronium ion is 0, and we have to calculate the enthalpy change, enthalpy of formation of chloride ion, and enthalpies of these two also is 0. So we are just left with this value. So enthalpy of formation of chloride ion is -168 kilojoule per mole. Now next numerical is that calculate enthalpy change for this process. We are given this process carbon tetrachloride CCl4. Right? This breaks down to give carbon and 4 chlorine. One atom of carbon and then chlorine. Right? And we have to calculate the bond enthalpy of CCl bond. Means हमने कार्बन और क्लोरीन, ठीक है ना, इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हुआ, we have to calculate the bond enthalpy of that CCl bond. Right? And we are given this much data, that the enthalpy change vaporization of CCl4 is this much,
and enthalpy of formation of CCl4 is this much, and enthalpy of atomization of carbon is 715, and enthalpy of atomization of Cl2 is 242, right? So here CCl4 breaks down to give carbon and 4 moles of chlorine. यहाँ पर हमारे पास 4 एटम्स क्लोरीन के और एक है कार्बन, right? And enthalpy change here we'll get is enthalpy of formation of carbon, carbon atom form हो रहा है, so enthalpy of atomization of carbon plus enthalpy of atomization of chlorine, कार्बन का भी एटम फॉर्म हो रहा है और क्लोरीन भी, राइट? So enthalpy of atomization of carbon and enthalpy of atomization of chlorine, here 4 moles of chlorine are formed, so we'll get multiplied by 4 and then subtracting the enthalpy of the reactant. ऐसे enthalpy change find करते हैं ना, enthalpy of products minus enthalpy of reactants, and enthalpy of reactant is about CCl4 की formation, ठीक है? तो देखो here we are given enthalpy of atomization of carbon दे रखी है 715, ठीक है? और enthalpy of atomization है जो Cl2 की, that is given, it is 242, right? And then carbon plus 2 moles of chlorine molecule, it reacts to give CCl4 in liquid form, and then this CCl4 which is in liquid form, it is then changed to gaseous state. So here is the formation of CCl4, and in that enthalpy change for formation of the CCl4 is given to be minus 135.5, right? And when vaporization of CCl4, enthalpy change for the vaporization of CCl4 given is 30.5, right? So we will add these two equations, and in that way, like हमने जो पिछले example में किया था, CCl4 will cancel out, and on the reactant side we get carbon plus 2 moles of Cl2 which gives CCl4 in gaseous state. So enthalpy की जो values है that will also get added, right? So for this reaction हमारे पास ये जो हमने enthalpy change का formula लिखा था, here we will substitute the values, and the value for the enthalpy of formation, enthalpy of atomization of carbon, sorry, इसकी वैल्यू 715, ठीक है? एंड देन प्लस हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है, 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन, ClCC, यहाँ पर हमारे पास क्या है 4 क्लोरीन के एटम्स, ठीक है? और क्लोरीन मोलिक्यूल्स कितनी है 2, ठीक है ना? तभी हमारे पास 4 क्लोरीन एटम्स बनेंगे, और क्योंकि हमें एंथैल्पी किसकी दे रखी है, क्लोरीन मोलिक्यूल के एटमाइजेशन की, विच इज 242, राइट? एंड जो हमारे पास क्लोरीन मोलिक्यूल फॉर्म हो रहा है दैट नंबर इज 2, राइट? एंड एंथैल्पी फॉर 1 मोल ऑफ Cl2 इज 242. तो यहाँ पर हमारे पास जो Cl2 की फॉर्मेशन की 2 मोल्स है, तो यहाँ पर हम 242 को मल्टीप्लाई करेंगे विद 2, ठीक है ना? यहाँ पर होगी कार्बन की, और हमारे पास क्लोरीन मोलिक्यूल की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन दे रखी है 242, बट यहाँ पर मोल्स ऑफ Cl2 मोलिक्यूल की कितनी है 2, ठीक है ना? सो 242 विल गेट मल्टीप्लाई विद 2, राइट? एंड देन सब्ट्रैक्टिंग द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CCl4, भी हमारे पास यहाँ पर जो CCl4 फॉर्म हो रहा है उसका जो हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है, दैट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज दिस मच. हमने यहाँ पर दोनों रिएक्शंस को एड अप किया था, तो एंथैल्पी चेंजेस विल आल्सो गेट एड, and that enthalpy change is minus 105. So we will substitute that value here, and we will get the enthalpy of bond enthalpy of CCl bond. कार्बन और क्लोरीन के बीच की जो बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी है, that bond enthalpy comes out to be 1304 kilojoule per mole. So this is the enthalpy change for the reaction. But here in this CCl4 हमारे पास जो दे रखा है that is CCl4, and here the number of chlorine is 4, right? Means this much energy is for 4 CCl bonds. हमारे पास ऐसे ना CCl4, ठीक है ना? यहाँ पर इसके पास 4 Cl है, ठीक है ना? तो ये जो हमारे पास एंथैल्पी चेंज है that is for 4 Cl carbon along with 4 Cl, but we have to find the energy just for carbon एंड क्लोरीन, मीन्स CCl बॉन्ड एंथैल्पी फाइंड करनी है हमें यहाँ पर, और हमें यहाँ पर कितने बॉन्ड्स की हमने जो एंथैल्पी फाइंड की दैट इज फॉर CCl4, राइट? तो जो एंथैल्पी चेंज होगा हमारे पास यहाँ पर फॉर ब्रेकिंग CCl बॉन्ड, उसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, बिकॉज 1 क्लोरीन इज बॉन्डेड विद 4 क्लोरीन, सॉरी 1 कार्बन इज बॉन्डेड विद 4 क्लोरीन, एंड वी हैव टू जस्ट फाइंड फॉर CCl. So this much energy will divided by 4 and we will get the required energy.
नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किया था और उसी में इंक्लूडेड दिस डिफरेंट टाइप ऑफ इंथैल्पीज, इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, enthalpy of atomization, enthalpy of vaporization. We have done all these different types of enthalpies. But what was first law? मैंने first law करवाया आपको. तो जो first law था, it is that energy can neither be created nor be destroyed. Means any of the chemical process or physical process which takes place, it takes place in such a manner that energy remains constant. Right? And these processes they proceed in direction of their own. मीन्स ये खुद की अपनी डायरेक्शन में ही प्रोसीड करते हैं. लाइक मैंने उस टाइम भी आपको एग्जांपल बताई थी वाटरफॉल की, झरने की. राइट? जो वाटरफॉल है इट फ्लोज फ्रॉम हायर हाइट टू लोअर हाइट, है ना. हायर हाइट से लोअर हाइट की तरफ आता है जो झरना वाटरफॉल. राइट? मीन्स दैट वाटर कांट फ्लो फ्रॉम लोअर साइड टू अपर साइड. वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर side to lower side in a waterfall, right? Otherwise also the water that flows from higher side to lower side, but if that water will not flow from lower to higher side on its own, जो झरना है उसमें जो पानी है वो खुद से ऊपर की तरफ से नीचे को आता है, ठीक है ना. अगर हम कहें कि वही पानी खुद से नीचे से ऊपर की तरफ चला जाए, then that is not possible, right? अगर कोई पत्थर है वो ऊपर हाइट से हम उसको नीचे की तरफ फेंकेंगे, ठीक है ना. इफ यू अप्लाई लिटिल बिट फोर्स तो वो खुद से वो ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, खुद ही आ जाएगा फिर वो. बट इफ एनी ऑफ द रॉक विच इज लाइंग नियर द हिल एट इट्स बॉटम, अगर कोई पत्थर, ठीक है ना, इफ एनी ऑफ द रॉक वो पहाड़ी के नीचे पड़ा है, ठीक है ना. अगर कोई पत्थर पहाड़ी के ऊपर पड़ा है, ठीक है ना, और हमने उसको थोड़ा सा फोर्स किया, फिर वो खुद से खुद स्लाइड करता हुआ नीचे आ जाएगा, ठीक है ना. बट इफ रॉक इज लाइंग एट द डाउन ऑफ हिल, वो किसी पहाड़ी के नीचे पड़ा है, ठीक है ना, अगर हमने उसको थोड़ा सा फोर्स किया तो जितना उसको फोर्स अप्लाई किया वो सिर्फ उतना ही मूव करेगा, वो खुद से फिर ऊपर की तरफ जाना नहीं जाएगा, ठीक है ना. जो पत्थर है वो ऊपर से नीचे तो खुद आ जाएगा, बट वो नीचे से ऊपर की तरफ खुद नहीं आएगा, ठीक है ना. मीन्स लाइक in that way only there are some of the processes here in this part of chemistry. Means some reactions, some physical processes they proceed in one direction. वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाते हैं अपने आप, खुद एक डायरेक्शन में तो चले जाते हैं, बट फिर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में खुद से नहीं जाते, ठीक है. जैसे पानी ऊपर से नीचे की तरफ खुद ही बह रहा है, ठीक है ना. बट इफ वी वांट कि वो नीचे से ऊपर की तरफ जाए, वो खुद नहीं जाएगा. पत्थर पहाड़ी के ऊपर से नीचे खुद आ जाएगा, बट वो नीचे से ऊपर खुद नहीं जाएगा. सो वैसे ही सम ऑफ द केमिकल and physical processes are there which proceed in just a direction of their own. मीन्स खुद से वो एक डायरेक्शन में तो चले जाते हैं, बट उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में वो नहीं जाते, ठीक है ना. जैसे कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, कोल्डर ऑब्जेक्ट को अपनी हीट ट्रांसफर कर देगा, बट जो कोल्डर ऑब्जेक्ट है वो हीट ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है ना. अगर हम एक बीकर जिसमें वाटर रखा है, ठीक है ना, अगर हम उसमें इंक की ड्रॉप ऐड करेंगे तो वो सारे का सारा जो पानी है इट विल टेक द कलर ऑफ द इंक. और फिर अगर हम बाद में कहें कि वी वांट दैट ड्रॉप ऑफ इंक फ्रॉम दैट बीकर ऑफ वाटर, देन दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना. वो इंक उस वाटर सोल्यूशन में, वाटर है जो बीकर में, उसमें अच्छे से डिजोल्व हो जाएगी, ठीक है ना. मीन्स उसका कलर चेंज कर देगी, ठीक है ना. बट इफ वी से दैट डिस्पर्स्ड इंक एक्यूमुलेट इनटू ड्रॉप अगेन, कि वो जो इंक पूरे पानी में डिजोल्व हो चुकी है उसका कलर चेंज कर दिया, वो अब पूरी डिस्पर्स्ड इंक हमें चेंज होकर फिर से उस इंक की ड्रॉप में मिल जाए जो हमने उस वाटर सोल्यूशन में ऐड करी थी, देन दैट इज नॉट पॉसिबल. देयर आर सम केमिकल रिएक्शंस आल्सो. HCl और NaOH की न्यूट्रलाइजेशन होती है तो NaCl और वाटर फॉर्म होता है, ठीक है ना. अगर हम कहें कि NaCl और वाटर को रिएक्ट करें तो हमारे पास फिर से HCl और NaOH आ जाए, वो फिर खुद से नहीं होता. HCl और NaOH खुद रिएक्ट करके हमें NaCl और वाटर दे देते हैं, ठीक है. HCl और NaOH रिएक्ट करके अगर हम इनको मिक्स करेंगे तो वो खुद ब खुद हमें फिर रिएक्ट करके NaCl और वाटर फॉर्म कर देंगे, ठीक है ना. बट अगर हम NaCl और वाटर को डिजोल्व करेंगे वो खुद से डिजोल्व नहीं होंगे, हमें फिर एक्स्ट्रा बाहर से एनर्जी या कुछ और सोर्स यूज करना पड़ेगा, एंड देन दे विल गेट मिक्स और फिर रिएक्शन होगी, ठीक है ना. मीन्स यहाँ पर खुद HCl NaOH से रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना. बट अगर हम इनको रिएक्ट करेंगे फिर वो खुद से रिएक्ट करके हमें HCl और NaOH नहीं देंगे, ठीक है. सो
अनदर एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे दैट कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव CO2, ठीक है ना, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें CO2 तो दे देता है, बट देन CO2 एट इट्स ओन do not decompose to give carbon and oxygen. So it means that कि ये जो reactions हो रही हैं they are proceeding in one direction only. So what is that force which are forcing these physical or chemical processes to proceed in one direction, right? So जो first law था what उसने हमें इस कारण इसके पीछे क्या रीजन है उसके बारे में इन्फॉर्म नहीं किया. So the first law that does not determine the feasibility of the reaction, कि रिएक्शन इस डायरेक्शन में फिजिबल है या नहीं है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिड नॉट एक्सप्लेन दिस. ओके, so this limitation was then overcome by second law of thermodynamics. Okay, thank you.